मध्य प्रदेश को साल 2024 के जाते जाते दो बड़ी सौगात मिली है। ये सौगात है नदी जोड़ो परियोजनाओं की। साल के जाते जाते पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का शुभारंभ हो गया है और 25 दिसंबर को केन बेतवा लिंक का उद्घाटन होने जा रहा है। ये दोनों परियोजनाएं मध्य प्रदेश में जल क्रांति लाएंगी। पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का उद्घाटन 11 नदियों को जोड़कर राजस्थान मध्य प्रदेश में जल क्रांति लाने की है योजना। मध्य प्रदेश के 11 जिलों तक होगी पानी की सप्लाई। गुना, शिवपुरी, श्योपुर, सीहोर, शाजापुर और उज्जैन तक पहुंचेगा पानी। पार्वती, कालीसिंध, कूनो, बनास, बाणगंगा, रूपरेल, गंभीरी और मेच नदियां जुड़ेंगी। 25 दिसंबर को केन बेतवा लिंक का उद्घाटन भी करेंगे पीएम मोदी। केन बेतवा लिंक परियोजना से एमपी को मिलेगा 1834 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी। केन बेतवा लिंक परियोजना से यूपी को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। छतरपुर, सागर, विदिशा, टीकमगढ़, दमोह, दतिया, शिवपुरी को मिलेगा फायदा। यूपी के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर को पानी पहुंचाने की है योजना। सालाना करीब 10.62 लाख हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई का रखा गया है लक्ष्य। 62 लाख लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा पीने का पानी। केन बेतवा लिंक परियोजना से 103 मेगावाट हाइड्रो पावर भी होगा जनरेट। इन परियोजनाओं के श्री गणेश के साथ ही विकास को लेकर कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी के निशाने पर है। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि ये नदी जोड़ो परियोजना इसलिए दशकों तक लटकी रही क्योंकि कांग्रेस ने इनकी अनदेखी की। कांग्रेस की कभी विकास में रुचि ही नहीं रही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो अटल जी ने नदियों को जोड़ने का विजन रखा था। इससे बाढ़ की समस्या और दूसरी तरफ सूखे की समस्या दोनों का समाधान संभव था। लेकिन कांग्रेस कभी आपके जीवन से पानी की मुश्किलें कम नहीं करना चाहती। कांग्रेस समाधान के बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार ने बुंदेलखंड और चंबल को वंचित रखा। वहां बड़ी बड़ी नदियां थी। एक बेतवा नदी बुंदेलखंड की तस्वीर बदल सकती थी। चंबल, कालीसिंध, पार्वती जोड़ करके 20 साल तक राजस्थान के साथ मुकदमेबाजी चलाते रहे कांग्रेस के लोग। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पता नहीं क्या क्या ना करे। इनके दिमाग में अच्छा काम आता ही नहीं, जो आता उल्टा उल्टा। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आरोपों पर कांग्रेस पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो अच्छा है वो मेरा है और जो बुरा है ये कहना बीजेपी नेताओं की आदत हो गई है। कांग्रेस ये मानने को तैयार ही नहीं है कि दोनों परियोजनाओं में देरी उसकी सरकारों की वजह से हुई। मुख्यमंत्री बगैर सोचे समझे जो अपना वक्तव्य दे रहे हैं, उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं है। अगर ये परियोजना कांग्रेस सरकार के रिजीम में बनी थी तो निश्चित रूप से कांग्रेस को श्रेय जाता है कि उन्होंने ये योजना आगे बढ़ाई। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि इतने साल बीजेपी की सरकार केंद्र में 2014 के बाद से राज्यों में उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश राज्य में उनकी सरकार है, तो ये पहल केंद्र सरकार को करना चाहिए थी कि तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके इस परियोजना का काम आगे बढ़ाते हैं। बड़ा हास्यास्पद बयान है कि इसका कांग्रेस पार्टी की वजह से देर हुई। खैर, कांग्रेस का पलटवार अपनी जगह है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्वती कालीसिंध चंबल और केन बेतवा लिंक परियोजना दोनों अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा थी। अगर समय से ये पूरी हो गई होती तो प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा पानीदार हो गया होता। तय है, अब ये परियोजनाएं आगे बढ़ी है तो बीजेपी इसका श्रेय लेने की कोशिश करेगी ही। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। जल क्रांति और सियासत, जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट
जो कई देरी के बाद, कई सालों बाद धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। जल क्रांति। मध्य प्रदेश को साल 2024 के जाते जाते ये दो बड़ी सौगात मिली है, ये नदी जोड़ो परियोजनाओं की, लेकिन इस पर भी सियासत हो रही है। जयपुर में पिछले दिन पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का जब शुभारंभ हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राजस्थान के सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया और पिछली सरकारों पर इसमें रोड़ा बनने का आरोप लगाया। ये उस समय से अटकी हुई है। तो वही विपक्ष ने इस पर पलटवार किया और कहा कि जो अच्छा है वो मेरा है, बाकी किसी और पर थोप दिया जाए। तो जल क्रांति का ये प्रोजेक्ट प्रदेश के लिए तो बहुत अच्छा है। जल क्रांति आएगी, जो क्षेत्र पानी की समस्या से लंबे कई सालों से, मतलब शुरू से ही जूझते आ रहे हैं, वो परेशानी, वो समस्या खत्म होगी। कई हेक्टेयर जमीन सिंचाई के लिए तैयार हो जाएगी। किसानों को इसका फायदा होगा, स्थानीय लोगों को इसका फायदा होगा। लेकिन अब श्रेय लेने की जंग भी शुरू हो गई है। आखिर क्यों इस पर सियासत? क्योंकि ये तो हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़ी और अच्छी सौगात है। चर्चा करेंगे, उससे पहले जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। जल क्रांति पर क्यों छिड़ी श्रेय की जंग? नदी जोड़ो परियोजना में किसने की देरी? क्या राजनीतिक खींचतान के चलते हुई देरी? रिवर लिंक के पानी में लहलहाएगी बीजेपी की चुनावी फसल। इन्हीं के सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट शिवम शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता हिमानी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं और वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ेंगे। शुरुआत शिवम जी आप इसे करना चाहूंगी कि जल क्रांति निश्चित ही मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात है। लंबे समय से पानी की जो समस्या, शुरू से ही जो समस्या बनी हुई थी, वो इस प्रोजेक्ट से, इन परियोजनाओं से खत्म हो जाएगी। लेकिन श्रेय लेने की जंग, विपक्ष पलटवार कर रहा है कि जो अच्छा है वो हमारा है, जो बुरा होगा दूसरे पर थोप दिया जाएगा। आखिर क्यों? क्या सियासी खींचतान की वजह से इस प्रोजेक्ट में देरी हो? ये कितना सही भी है कांग्रेस की सरकार पर तब किया आरोप लगाना? देखिए प्रशीता जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि 3 प्रकार की योजनाएं होती हैं। पहली जो पूर्ववर्ती सरकारें जिनको चला रही थी और हमने ज्यादा प्रभावी ढंग से चलाया, उनको इम्प्लीमेंट किया और जनता तक उनके लाभ को एक प्रकट तौर पर पहुंचाने का काम किया। दूसरी वो योजनाएं जिनके बारे में पूर्ववर्ती सरकारें सोच रही थी लेकिन इच्छा शक्ति के अभाव में उसको लागू नहीं कर पाई, अथवा जो विकास को लेकर के एक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसका अभाव था, उसके परिणाम स्वरूप वह मूर्त रूप नहीं ले पाई। और तीसरी योजनाएं होती हैं जिसके बारे में पूर्ववर्ती सरकारों ने सोचा ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार इस दिशा में बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करने का काम किया है। नदियों को जोड़ने की जो योजना का संकल्प है, वह प्रधानमंत्री हमारे जो भूतपूर्व रहे हैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न, उनका एक संकल्प और उनका एक स्वप्न था, जिसको पूर्ण करने का काम भारतीय जनता पार्टी में जो आज राजनीतिक रूप से उनके उत्तराधिकारी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अटल जी के उस स्वप्न को उनकी 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों को इस जो एक नदी जोड़ो योजना है उसके लाभ के माध्यम से कहीं न कहीं पूरी तरीके से लाभान्वित करने का एक सिद्धांत मध्य प्रदेश और केंद्र की हमारी सरकारों के आपसी सहयोग और समन्वय के माध्यम से स्थापित हो रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इच्छा शक्ति का भी प्रदर्शन किया, अपनी सोच को जमीन पर चरितार्थ करते हुए भी दिखाया। और प्रधानमंत्री जी ने जो अपना एक हमारे पितृ पुरुष रहे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, उनके स्वप्न को भी साकार करके स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस टेम्पलेट और किस मानसिकता के साथ काम करती है। कांग्रेस पार्टी की आदत रही है, सत्ता में इतने वर्षों तक रहे देश की जनता ने एक नहीं अनेक अवसरों पर इनको अवसर देने का काम किया, लेकिन कभी भी देश को बहुत आगे ले जाने वाले इस प्रकार के जो क्रांतिकारी कदम है उसको उठाने में कांग्रेस पार्टी अक्षम नजर आई। और उसी का परिणाम था कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का लगा हुआ बुंदेलखंड का इलाका हो, राजस्थान का बहुत बड़ा भूभाग हो, गुजरात का एक बड़ा भूभाग हो, लगातार उनको सूखे और इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में ही जो सिंचाई का रकबा लगभग 56,000 हेक्टेयर था, उसको 7 लाख हेक्टेयर ले जाने का काम किया। यह तमाम चीजें दिखाती हैं कि हमारी इन चीजों को लेकर के प्रतिबद्धता, कमिटमेंट सदैव सर्वोपरि रहा था। और इस प्रकार के जितने भी डेवलपमेंट्स, चाहे हमारी पूर्ववर्ती अटल जी की सरकार हो या वर्तमान में लगातार विगत 2 कार्यकाल से मोदी जी की सरकार, जो तीसरे कार्यकाल में भी अपने लक्ष्यों को, अपने स्वप्नों को और विकसित भारत के संकल्प
संकल्पना को मजबूती और बल प्रदान करने के ठीक है, लिए तो जो भी आवश्यक कदम है उसको कांग्रेस उठा की करके आगे सरकार बढ़ थी रहे जब हैं। उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी कि इस तरह के क्रांतिकारी प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाए। हिमानी जी, आपका जवाब। देखिए, अभी शिवम जी ने 3 तरीके के काम बताए सरकार के, तो मैं इस वाले काम को भारतीय जनता पार्टी की बीच वाला जो इन्होंने पॉइंट गिनाया उसके उसमें रखूंगी कि सरकार सोच रही थी पर इच्छा शक्ति की कमी के कारण पूरा नहीं कर पाई। अभी तक मध्य प्रदेश में जितने भी बांधों को लेकर या सिंचाई को लेकर जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय पर अप्रूव हुए थे और उनका काम शुरू हुआ था, जिनका उद्घाटन करने का काम शिवराज जी ने किया। एक और बीच में एक प्रोजेक्ट नर्मदा और शिप्रा को लिंक करने का इनके कार्यकाल में हुआ, जिसकी स्थिति ये है क्योंकि जैसे कि इनका हमेशा से अनुभव रहा है, चाहे आप कोरोना का समय ले लीजिए, चाहे आप नोटबंदी का ले लीजिए, या आप इनका कोई भी बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ले लीजिए, ये बिना प्लानिंग के उसको शुरू करते हैं और वो अधर में लटक कर रह जाता है या इनको बीच में ही उसको वापस लेना पड़ता है। जैसे अपने ही 2000 के नोट वापस लेना या फिर कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स आने के बाद उसमें से अपने फोटो हटाना, उसका श्रेय लेना। उसी तरीके का ये नर्मदा शिप्रा प्रोजेक्ट है जिसमें आज भी उज्जैन में शिप्रा में पानी टैंकरों के द्वारा डाला जाता है, जिसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट प्रदेश की जनता को ना उसका कोई लाभ मिल पाया नर्मदा और शिप्रा को लिंक करने का, ना ही उसका कोई ऐसा जो जिस तरह के सुखद परिणामों के बारे में चर्चा की जा रही है ऐसा कोई परिणाम सामने आया, क्योंकि ये लोग प्लानिंग से नहीं करते हैं। जैसा आप सब हम सब जो यहाँ 4 लोग बैठे, हम सब ने जो बचपन में साइंस पढ़ी थी उसमें पढ़ा था कि पेड़ जो होते हैं ना वो जमीन को बांधने का काम करते हैं, जमीन का कटाव रोकते हैं, जमीन के नीचे भूजल के स्तर को रोक के रखने का काम करते हैं। ऐसे ही केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में जितनी तारीफ की जा रही है, इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उनके बारे में बात नहीं की जा रही। मध्य प्रदेश के फेफड़ों के रूप में केन बेतवा प्रोजेक्ट के आसपास का जो जंगल है उसको माना जाता है, जिसको बहुत बड़े रूप में काटने का काम किया जाएगा। इसके लिए इन्होंने ऐसी कोई प्लानिंग नहीं की है कि इसके अलावा इस जंगल को कहीं और स्थानांतरित किया जाए या इसका कोई सब्स्टिट्यूट दिया जाए। तो अगर आप इस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आप पहले भी देख चुके हैं, केदारनाथ हो या बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं हो, तो जो इनके प्रोजेक्ट्स में जो कमियां हैं, ये अभी तो मैंने यही बताई सिर्फ कि केवल जल क्रांति श्रेय लेने प्रकृति का हिस्सा रही है। राजनीति की जो बात कर रहे हैं, राजनीति की जो बात की इन्होंने कि इनकी सरकारें सोच रही थी और इच्छा शक्ति की कमी की वजह से पूरा नहीं कर पाई। जैसा शिवम जी ने खुद बताया कि 10 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, पर ये लोग हमेशा जो है ना भारतीय जनता पार्टी का और खासतौर पे मोहन यादव जी का, शायद उन्हीं की गाइडलाइंस है जो ये चल रहे हैं कि ये लोग सीधे मोहन यादव जी के 1 साल के बाद सीधे दिग्विजय सिंह जी के सरकार की बात करते हैं। 20 साल की मेमोरीज जो है इन्होंने इरेज कर दी है कि शिवराज जी का भी 18-19 साल का जो कार्यकाल था उसमें अपने इस प्रोजेक्ट वो इसीलिए बता रहे कि अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और उस समय कांग्रेस की सरकार थी, आपकी शायद इच्छा शक्ति नहीं रही, क्योंकि आप तो अभी भी प्रोजेक्ट में आप ये बोल रहे हैं 10 साल से आपकी सरकार है, आपको पूरा कर देना चाहिए था। और खुद अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट था तो तब वो क्यों नहीं उसका शुभारंभ कर पाए? तो इसको इच्छा शक्ति की कमी कहेंगे। मैं सपने बहुत सारी देखती हूँ आजकल, आप और हम सभी पूरे देश के लोग सपना देखते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया बने पहले की तरह, लेकिन सोने के कबूतर ही कल जैसे भोपाल के जंगल में पकड़े गए इस तरह के पकड़े जा रहे हैं। तो हमारे सपने और हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट, तो ये जल क्रांति जो सरकार से बता रही है इससे कोई फायदा नहीं होगा प्रदेश की जनता को। जितना फायदा होगा, पर आपने शुरुआत ही शिवम जी ने भी और प्रधानमंत्री ने भी फायदे गिनाने के बदले उन्होंने कही कांग्रेस की वजह से लेट हो गया। तो अगर आप राजनीतिक रूप से किसी चीज की शुरुआत करेंगे तो राजनीतिक जवाब ही सुनने को मिलेंगे। जितने फायदे होंगे उससे ज्यादा नुकसान भी होंगे, वो भी गिनवाए जाएंगे और विपक्ष का यही काम है। पर आप लोग अपने खुद के कामों में भी सकारात्मकता नहीं देख पाते, आप कांग्रेस को ही कोसने का काम करते हैं। तो शिवम जी छोटा सा जवाब रंजन जी का रुख करूंगी फिर। शिवम जी, शुरुआत आपने किया, वो जवाब तो देंगे, आप बता देते ये फायदे होंगे, क्यों आप पहुंच गए उधर कांग्रेस की सरकार पर? देखिए, सबसे अव्वल बात तो यह है कि बुंदेलखंड क्षेत्र लगभग आजादी के बाद से अधिकतर समय तक अपने जो पूरा एक पीरियड रहा है उसमें सूखे की ही स्थिति का सामना कर रहा था। तो अगर कांग्रेस पार्टी ने वास्तविकता में उस क्षेत्र के लिए कदम उठाए होते तो वह स्थिति तो नहीं होती। हमारी सरकार ने लगातार एक के बाद एक प्रयास किए और जब भी संभावना बन पाई, हमारी सरकार को अभी 11वां साल ही हो रहा है केंद्र में, लगातार जब एक पूर्ण बहुमत की सरकार का हम नेतृत्व कर रहे हैं तो हमने तत्काल प्रभाव के साथ उस योजना को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया। पहले भी इस प्रकार की हमारी तमाम योजनाओं का विस्तार उस क्षेत्र में देखने को मिला था और मध्य प्रदेश और देश के जितने भी पिछड़े इलाके हैं जिनको विशेष आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, विशेष परियोजनाओं की आवश्यकता है, प्रधानमंत्री जी ने उनको रेखांकित करके कहीं न कहीं उनके लिए अलग से इस प्रकार की योजना और इस प्रकार के तमाम तरीके के कार्यक्रम तैयार किए, जिसका आज परिणाम है कि वह भी राष्ट्रीय मुख्यधारा जो विकास की है उससे कहीं न कहीं सहभागी बन पा रहे हैं।
तो स्वाभाविक तौर पर हिमानी जी कुछ भी बोले, कांग्रेस पार्टी कुछ भी बोले, बुंदेलखंड की जनता भी जानती है कि कांग्रेस ने किस प्रकार के षड्यंत्र और मैं भी पाप किए उस बुंदेलखंड क्षेत्र की हूँ, को जानबूझ शिवम करके जी, मैं भी पिछड़ा रखने बुंदेलखंड के से ही लिए। हूँ। और आज प्रधानमंत्री जी अगर उस वहीं बात की को जनता हूँ रेखांकित मैं कर भी। रहे हैं तो अपने पापों को सुनने में तो इनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देश के इतिहास में यह तमाम चीजें दर्ज है। बुंदेलखंड के नागरिकों के मन और मस्तिष्क में ये चीजें कहीं ना कहीं अब घर कर गई हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस ने उस क्षेत्र को उपेक्षित और कहीं ना कहीं पिछड़ेपन का दंश झेलने के लिए विवश किया। चलिए ठीक है, रंजन जी से इस पर प्रतिक्रिया। रंजन जी, जल क्रांति और सियासत, सबसे पहले तो जल क्रांति को लेकर जो दो बड़ी सौगात इसको मध्य प्रदेश के लिए बताई जा रही है उस पर प्रतिक्रिया, और उसके बाद जो श्रेय लेने की जंग है इस पर कि क्यों देरी हुई, पहले हो जाना चाहिए था, अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट का क्या समस्या है, अब जो हो रहा है इससे आगे क्या फायदा प्रदेश को होने वाला है? देखिए, जो जल क्रांति है, अब जो बुंदेलखंड रीजन है या जो आप नॉर्थ का रीजन है, जो पिछड़े इलाके हैं, फैक्ट है कि वहाँ पानी की प्रॉब्लम है। और ये देखा गया जहाँ जहाँ भी जल क्रांति हुई है, वाटर की अवेलेबिलिटी हुई है, वहाँ पे माइग्रेशन रुका है। यार अगर जल नहीं है तो सिंचाई भी नहीं होगा, पानी जो पीने का पानी उसकी भी दिक्कत होगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जहाँ भी जल क्रांति है वहाँ पे जो जनता फायदा हुआ है। अब जल क्रांति कई स्वरूप हैं कि आप वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, कैसे पानी रोकते हैं, छोटे छोटे डैम भी बनते रहे हैं, बहुत तरह के हैं। अब ये नई जो बड़ी योजना है इस पे भी दो तरह के मत हैं। उसमें जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं उसके फेवर में है, कुछ विपक्ष में है। मैं उसमें नहीं जाता, कांग्रेस और जो इनकी राजनीति है उसमें भी नहीं जाता। लेकिन मेरा मानना है कि दोनों पक्ष को देखते हुए अगर सबसे बड़ा फायदा है कि अगर पानी अवेलेबल होता है तो रिचार्जिंग की कैपेसिटी बढ़ती है धरती की। और जो बुंदेलखंड जैसा रीजन है और भी जो पिछड़े रीजन है वहाँ पे पानी की जो उपलब्धता बढ़ेगी, कृषि भी बढ़ेगी। जहाँ एक फसल है वहाँ पे 2-3 फसल आ सकती हैं, समृद्धता बढ़ेगी। और जहाँ समृद्धता बढ़ेगी तो जहाँ माइग्रेशन रुकेगा। बहुत लेकिन वो ये कि मतलब जितना डिले होगा, अब कांग्रेस बीजेपी क्या कहती है, बीजेपी कांग्रेस उसमें नहीं जाता, लेकिन जितना डिले होगा उतना प्रोजेक्ट कास्ट बढ़ेगा। जैसे अभी जो पार्वती काली सिंध जो योजना है 70,000 करोड़ रुपया इसका कास्ट है। अगर मान लीजिए अगर 10 साल और आगे बढ़ जाएगा तो 1 लाख करोड़ हो जाए, 2 लाख करोड़ हो जाए। तो ऐसी योजना धरातल पे नहीं आ पाती। तो मेरा मानना है कि जो भी एक्सपर्ट्स कहते हैं उसको देखते हुए, उसको लेते हुए, इसका एक और पक्ष है पिस्ता जी कि बाढ़ को रोकने का भी प्लान है। अगर आप नदी को जोड़ते हैं, जो बाढ़ आती है उसको भी कहीं न कहीं रुकता है। यूपी में हम अक्सर बाढ़ देखते हैं, गंडक का है वहाँ पे, गंगा जी का है। तो नदी जोड़ों का एक बहुत बृहद प्लान है। दूसरा, हमारे सीएम ने भी कहा है कि जैसे जो 2 नदी योजनाएं हैं जोड़ने की, जो नदियां प्रदेश के अंदर हैं छोटी छोटी, जैसे खान नदी का जिक्र उन्होंने किया, उनको भी हम जोड़ेंगे। छिप्रा का जिक्र उन्होंने किया, उनको भी जोड़ेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि नदी जोड़ों के साथ साथ जो वाटर हार्वेस्टिंग का प्लान है उसको भी चलना चाहिए। पेड़ लगाओ को, जब तक आप पेड़ नहीं लगाएंगे पानी रुकेगा नहीं, उस पर भी काम चलना चाहिए। एक बृहद योजना है, मल्टी प्रोंग सिस्टम होना चाहिए कि नदी जोड़ों पर हम अगर डिपेंड हो जाएंगे तो शायद उतना फल नहीं मिलेगा और कास्ट बढ़ती जाएगी जितना डिले हो। शिवम जी ऐसे इसका जवाब लेते हो। शिवम, किस तरह से आगे इस परियोजना को लेकर काम किया जाएगा, क्योंकि जितनी देरी होगी उतना नुकसान भी है, सरकार को भी होगा, प्रदेश की जनता को भी। शिवम, आवाज मिल पा रही है? चलिए शिवम से दोबारा संपर्क करेंगे। हिमानी जी, आपके पास आना चाहूंगी कि बिल्कुल ही नकार देना कि इस जल क्रांति से ये सौगात मध्य प्रदेश के लिए, ये परियोजना बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है, क्या ये सही है? देखिए, ऐसा किसी ने नहीं कहा कि ये योजना बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है। आप और हम सब जानते हैं, ऊपरी तौर पर अगर हम बात करें तो बारिश का सीजन आता है, हम सब मानते हैं बारिश अच्छी होती है। लेकिन शहरों में आपने बहुत जगह बहुत भयावह स्थितियां देखी होंगी कि कॉलोनियां डूब जाती हैं, सड़कों पर पानी भर जाता है, बहुत भयावह स्थिति हो जाती है क्योंकि कच्ची जमीन नहीं है, जंगल नहीं है कि पानी को नीचे जाने का रास्ता मिल सके और भूजल का स्तर बढ़ सके। वो पानी जैसे आता है उसी तरीके से सड़कों से और सीवर लाइन को ब्लॉक करके और फिर उसके बाद बह जाता है। तो इसी तरीके की ये जो परियोजनाएं हैं, ये लोग बात करते हैं। आप खुद कभी किसी नदी के तट पर गई होंगी तो आपने
आपने सुना होगा कि पहले ये नदी का पाट जो है वो इतना चौड़ा हुआ करता था, अब कम हो गया है। तो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग और बाकी की परिस्थितियां बदल रही हैं, नदियों का स्वरूप चेंज हो रहा है, पानी का स्वरूप चेंज हो रहा है, पर्यावरण का स्वरूप चेंज हो रहा है, तो धीरे धीरे हमारी आवश्यकताएं बदल रही हैं और जनसंख्या की वजह से बढ़ भी रही हैं। तो ये श्रेय लेना, अभी तक जितना नहरों का जाल, जितने भी लोग हम यहाँ बैठे हैं, खुद शिवम शुक्ला से लेकर बाकी के लोग भी, हम सब गेहूं खाकर, अनाज खाकर, खेती से जो निर्मित प्रोडक्ट्स थे उनका ही उपयोग कर कर इतने बड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद देश में खेती होने लगी और सिंचाई के साधन इन्होंने उपलब्ध करा दिए। अगर श्रेय लेने की बात है तब मैं आपको बताई जा रही हूँ कि आजादी से लेकर लगातार काम चल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, समय बदल रहा है। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है उन खतरों के प्रति आगाह कराना, उन गलतियों के प्रति आगाह कराना कि अगर आपने जो वहां का वन संपदा है उसको हानि पहुंचाई तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं को निमंत्रण देने वाली बात होगी। आपको वन को उतनी ही जगह देकर कहीं और उसके लिए शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आपका ये इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, बहुत जरूरी है, आप वनों का नजरअंदाज नहीं कर सकते, वरना बाढ़ और पहले से ही मैं खुद बुंदेलखंड से ही बिलोंग करती हूँ, शिवम शुक्ला जी की जानकारी के लिए बता दूं, और वहीं की जनता हूँ, वहीं की नागरिक हूँ। तो पहले ही बाढ़ की वजह से, सूखे की वजह से बुंदेलखंड का इलाका 20 साल से आपकी सरकार में भी बहुत ज्यादा प्रताड़ित है, परेशान है, और पानी के लिए आखिरी के गर्मियों के समय पे लोग बूंद बूंद के लिए तरस जाते हैं। तो ये जो आप इस तरह की जो भयावह स्थितियां तो पैदा होंगी, ये उसके समस्याएं तो दूर होगी ना, छोटी छोटी नदियां जुड़ेंगी तो बाढ़ की समस्या दूर होगी, जो जमीन सूखा पड़ा हुआ है वहां पर वो सिंचाई के लिए तैयार हो जाएगी, किसानों को फायदा होगा, पानी की समस्या दूर होगी। प्रीशिता जी, बाढ़ कैसे आती है? जब पानी जमीन में नहीं जाता, ऊपर बह के आता है। उसको रोक के रखने के लिए पेड़ नहीं है, जंगल नहीं है जो मिट्टी को रोक पाए, पानी को रोक पाए। वो कट कट के जंगलों में से निकल के शहरों में और गाँव में जो बहने लगता है, लोगों के घरों के अंदर घुस जाता है। ये इस वजह से बाढ़ आती है जब जंगल कम होते हैं। आपने केदारनाथ की आपदा देखी होगी, जब वहां पर शहर विकसित होने लगे, होटल विकसित होने लगे, तब आपदाएं बढ़ गई वहां पर। तो आपको वन संपदा का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रोजेक्ट जो है ना विनाशकारी प्रोजेक्ट के रूप में बदल जाएगा। श्रेय लेने की बात का तो मैंने आपको जवाब दे दिया कि जैसे जैसे आपने इससे पहले भी, हम गेहूं ही खाते थे, हम दाल ही खाते थे और खेती होती थी, जवाब ले लेते हैं शिवम जी। कांग्रेस के समय पर बने हुए हैं, इसके कई हानियां भी है, ये कई तरीके से नुकसान भी पहुंचा सकता है प्रदेश को, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और विपक्ष होने के नाते वो आगाह कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं। उसको कांग्रेस के प्रवक्ता भी टीवी पर आकर के चेतावनी करने का काम करते हैं। जब इनके अपने क्षेत्र में इतना बड़ा एक परियोजना को लॉन्च किया गया है और इतने वृहद स्तर पर, जब कहीं न कहीं उस पूरे क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण के साथ इस प्रकार का एक अनुपम सौगात प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उस क्षेत्र को मिलने जा रही है, तो कांग्रेस की उससे भी किस स्तर तक की आपत्ति है, ये उसी को प्रदर्शित और कहीं न कहीं पूरी तरीके से रेखांकित कर रहा है। मध्य प्रदेश की जनता और बुंदेलखंड की जनता विशेष तौर पर समझती है कि सरकारों में रहने के दौरान तो इन्होंने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन आज जब उस क्षेत्र के लिए कोई ऐसा सकारात्मक कदम उठाया जा रहा है तो उस पर इसकी किस प्रकार की आपत्ति है। अगर नदियों को जोड़ते हुए, अगर इस प्रकार से देश के विभिन्न अंचलों को, क्योंकि हमारे देश की जितनी भी इस प्रकार के संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसका समानांतर रूप से देश के तमाम भौगोलिक अंचलों तक बंटवारा नहीं हो पाया, तो हमारी सरकार ने एक कृत्रिम तरीके से उसको देश के सभी अंचलों में बराबरी से पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया, और उन प्रयत्नों का यह परिणाम है कि आज यह लगभग सभी जगह पर इस प्रकार की चीज पहुंचने की और कहीं न कहीं आज सरकार के संकल्प जमीन पर चरितार्थ हो रहे हैं। और हिमानी की बात कर रही है बुंदेलखंड अंचल की, बुंदेलखंड में सूखे की क्या स्थिति थी, बुंदेलखंड के आज सरकार से सूखे के कारण लगातार समस्या का सामना करते हैं। हमने 10 वर्षों तक सरकार चलाई, अनेक स्तर पर प्रयास किए, बुंदेलखंड के लिए स्पेशल पैकेज देने का काम किया, बुंदेलखंड के लिए अलग से पूरे हमने मंत्रालयों में प्रावधान किया, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट हैं वही वास्तविकता में बुंदेलखंड की जो एक प्रकार से सूखे की समस्या है, बुंदेलखंड की जो इस प्रकार की दिक्कतें हैं, उनका निराकरण करने में सफल हो पाएंगे। और तो हमारी सरकार तो लगातार इन संकल्पों को लेकर के आगे बढ़ेगी, और कांग्रेस पार्टी जिसने सदैव बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश और क्या देश के किसी भी अंचल की जनता के साथ सिर्फ और धोखा करने का काम किया, कभी भी इन्होंने विकास के नाम पे वोट नहीं मांगे, हमेशा तुष्टीकरण तृप्तिकरण की जो इनकी राजनीति रही थी वही अग्रणी बन करके इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थों को सिद्ध करने का प्रयास किया। तो आज पूरा देश, पूरा प्रदेश जानता है कि आज भी कांग्रेस की इस पूरी परियोजना से आपत्ति होना बहुत स्वाभाविक है, और हम इस योजना को लेकर के पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि इस नदी का पानी इस पूरी परियोजना के माध्यम से जब प्रदेश के कई जिलों तक पहुंचेगा, उत्तर प्रदेश के कई जिले लाभान्वित होंगे,
तो स्वाभाविक तौर पर जनता का जो आशीर्वाद है, जनता का जो विश्वास प्रधानमंत्री जी के ऊपर है और ज्यादा मजबूत होगा और आने वाले वक्त में कांग्रेस को फिर से ईवीएम हैक नजर आएगी, कांग्रेस को अन्य तरीके के दोष नजर आएंगे। क्योंकि जब विकास करने का अवसर होता है तो ये लोग विनाश की बातें करते हैं। सत्ता में है तो भी विनाश कर रहे हैं, विपक्ष में है तो विनाश के स्वप्न सजो रहे हैं। तो आज जनता जानती है कि कांग्रेस किस मानसिकता, किस नीति और किस सोच के साथ राजनीति करती है और कांग्रेस को जवाब देने का काम जनता करेगी। हिमानी जी। पिशिता जी, मुझे ना तो किसी मध्य प्रदेश में कोई विकास का काम आया उससे आपत्ति है। शायद शिवम शुक्ला जी का कनेक्शन कट हो गया था इसलिए सुन नहीं पाए कि मुझे आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति सिर्फ इनकी इस बात पर है कि ये जब से इनका जन्म हुआ होगा उसके बाद से ये स्कूल में जिसमें पढ़े वो कांग्रेस का बनवाया हुआ होगा और अभी तक इन्होंने जो अनाज खाया है वो कांग्रेस के बांधों से साधनों से उत्पन्न किया हुआ होगा। बिल्कुल बीच में मत बोलना, मैं नहीं बोली थी, मुझे मैं उंगली उठा के खड़ी हुई थी। हाँ ठीक है, सुन लेते हैं शिवम जी, सुन लेते हैं। कुछ नहीं किया, इससे मुझे आपत्ति है कि अगर आप श्रेय लेने की बात करेंगे, मैंने आपको बताया कि एक नर्मदा शिप्रा को लिंक करने का इन्होंने काम किया था, उसका कोई बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट सामने नहीं आ पाया। आज फिर टैंकरों से पानी डालना पड़ता है। आप देख लीजिएगा, अखबारों में खबरें छपेंगी, आपके चैनल पर भी आएंगी कि टैंकर के द्वारा पानी डाला गया। जो श्रद्धालु नहा रहे हैं वो ओरिजिनल शिप्रा का पानी नहीं है, टैंकरों से लाया गया। 300, 400 टैंकर पर डे के हिसाब से डाले जाते हैं, तब श्रद्धालु उसमें स्नान करते हैं और वो अपना भ्रम लेकर चले जाते हैं कि वो शिप्रा के जल में स्नान करके आए हैं। तो अगर विपक्ष होने के नाते हमारी ये जवाबदारी नहीं है तो मैं इनकी समझ का कोई फिर जवाब नहीं दे सकती हूँ। चलिए ठीक है, रंजन जी का रुख करोगे। रंजन जी आवाज मिल पा रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आवाज मिल रही है जी। बिल्कुल, ये राजनीतिक खींचतान तो चल ही रही है जिस तरह हम सुन पा रहे हैं दोनों ही दलों को। क्या इसी की वजह से देरी हुई है इस परियोजना? नहीं देखिए, देरी में तो जैसे आप केन बेतवा को ले लीजिए, अब जो उस पे एनओसी या जो उस पे नॉट मिलना चाहिए था, जो सहमति मिलनी चाहिए थी, अभी तक उसमें देरी हो रही है। चाहे वो इन्वायरमेंट का मामला हो या वाइल्ड लाइफ का मामला हो। तो 3 साल हो गया इस पे साइन किए हुए परियोजना के, एक तरह जो शुरू किया था उसने। तो जाहिर है सरकार को भी इच्छा से दिखानी पड़ेगी। और जहां तक नदी जोड़ो परियोजना की मामला है, ओवरऑल मैं मानता हूं कि अगर मैं जिस प्रश्न का उत्तर आ गया था कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, बीजेपी भी 20 साल शासन में है, कांग्रेस पहले रही है, तो अगर बुंदेलखंड पिछड़ा है, अगर विकास की पानी को लेकर के जो जगह है मध्य प्रदेश में अगर वो पीछे हैं, तो दोनों पार्टियां, दोनों सरकारें दोषी हैं। मैं किसी एक को नहीं छोड़ सकता, तो दोषी तो हैं। लेकिन अभी जो जिम्मेदारी है, जो सरकारें हैं, अगर आपने परियोजना बना लिया है, एक्सपर्ट के व्यू आपने कंसीडर कर ली है, आपको लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बायोडाइवर्सिटी सुरक्षित रहेगी और इससे हरित क्रांति या जल क्रांति आएगी, तो जाहिर है बिल्कुल प्रदेश की जनता को इसका फायदा मिलेगा और जल क्रांति के जरिए जो समस्याएं दूर करने की बात सरकार कर रही है वो प्रदेश में होगी अगर ठीक ढंग से ये धरातल पर उतरा। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जल क्रांति पर सियासत भी खूब हो रही है, लेकिन एक सौगात, बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के लिए है कि लंबे समय से परियोजना अटकी हुई थी, अब धीरे धीरे धरातल पर आ रही है। और इस योजना, अगर ये परियोजना धरातल पर उतरी ठीक ढंग से, तो इसका फायदा जो लोग परेशानी में जूझ रहे थे पानी की पिछले लंबे सालों से, वो उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन कब तक, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल एजेंडा में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।